नमस्कार। आज हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करेंगे और मल्टीलिंगुअलिज्म टॉपिक जो है वो आपके रीट इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड में दिया हुआ है। चूंकि ये टॉपिक जो है नया ऐड हुआ है, इसलिए हमारे पास पूर्व में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ज़्यादा जानकारी जो है वो नहीं है। हमारा काम बढ़ जाता है, हमें ये देखना है कि कुछ इस तरीके से इस टॉपिक को किया जाए ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो छूटे ना, है ना, जो हमसे जो एग्जाम में पूछी जाए। मल्टीलिंगुअलिज्म अपने आप में जो है एक बहुत ही रूटीन जिसको कह सकते हैं फीचर है और हम सब लोग जो है वो जानते हैं, समझते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो इस टॉपिक की है वो ये कि डिफरेंट टर्म्स जो हैं उसके ऊपर हमें काम करना है, टर्मिनोलॉजी जो है उसके ऊपर काम करना है और हमें ये देखना है कि कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो कब हम यूज़ करें, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम इस टॉपिक को जो है और स्ट्रॉन्ग जो है वो बना सकें। चलिए शुरू करते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसके बारे में जो है वो हम अपनी बात जो है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है मल्टीलिंगुअलिज्म है क्या, जो सबसे ज़रूरी बात है ना, दैट इज़ टू से कि हाउ वी कैन डिफाइन दिस टर्म, दैट इज़ टू से मल्टीलिंगुअलिज्म। कैसे हम इस टर्म को जो है वो डिफाइन करें। सबसे पहले हम इस बात को याद रखें कि मल्टीलिंगुअल है कौन, इजंट इट, जिसको हम पॉलीग्लोट भी कह देते हैं। एक स्लाइड में मैंने लिखा भी है। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है, अगर जो आप ध्यान से देखें कि मल्टीलिंगुअलिज्म आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसी टर्म है ना, कैन बी डिफाइंड एज एन अकरेंस रिगार्डिंग एन इंडिविजुअल स्पीकर हु यूजेज 2 और मोर लैंग्वेजेस। माने यदि कोई स्पीकर 2 या 2 से अधिक लैंग्वेजेस को यूज करता है ना। हम जनरली जहां आप देख सकते हैं हम सभी बाई नेचर जो मल्टीलिंगुअल्स हैं, 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है हम करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर भी जो है, तो हम मल्टीलिंगुअल्स हैं। तो हम अगर जो आप ध्यान से देखें कि मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी डिफाइंड एज एन अकरेंस रिगार्डिंग एन इंडिविजुअल स्पीकर हु यूजेज 2 और मोर लैंग्वेजेस, इजंट इट। एक कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स वेयर 2 और मोर लैंग्वेजेस आर यूज्ड और बिटवीन स्पीकर्स ऑफ 2 लैंग्वेजेस। या तो कोई एक स्पीकर है जो 2 लैंग्वेजेस को यूज करता है, या फिर किसी कम्युनिटी के अंदर जो डिफरेंट स्पीकर्स हैं वो 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है उनको यूज करते हैं। सिंपली वी कैन से दैट अ स्पीकर हु यूजेज 2 और मोर लैंग्वेजेस कैन बी टर्म्ड एज अ मल्टीलिंगुअल। साधारण भाषा में यदि हम कहें कि कोई भी ऐसा स्पीकर जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं को यूज करता है वो आपका मल्टीलिंगुअल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ी सी टर्म्स जो हैं और देखें। मोनोलिंगुअल जो है माने वन हु स्पीक्स ओनली 1 लैंग्वेज। कोई व्यक्ति एक लैंग्वेज बोलता है, सिर्फ एक लैंग्वेज बोलता है, वो आपका मोनोलिंगुअल जो है वो कहलाता है। और बाइलिंगुअल वो है वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस। और मल्टीलिंगुअल जो है जिसको हम पॉलीग्लोट भी बोलते हैं, इस शब्द की तरफ जो है वो ध्यान देंगे। पॉलीग्लोट जो है उस शब्द की तरफ कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर जो है ये वर्ड दिया हुआ है। बहुत सारे जो यूट्यूब वीडियोज जो है वहाँ पर भी जो है मल्टीलिंगुअल्स जो है उनको पॉलीग्लोट्स जो है कहा गया है। स्पेशली विकीपीडिया साइट के ऊपर जो है इस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से जो वो देखेंगे कि वन हु स्पीक्स 2 और मोर लैंग्वेजेस वो मल्टीलिंगुअल है। तो देखा जाए तो एक बाइलिंगुअल जो है वो भी मल्टीलिंगुअल है, बाइलिंगुअल जो है वो भी मल्टीलिंगुअल है। आप मेरी बात को का मतलब जो समझेंगे, भाई मल्टीलिंगुअल में हम 2 और मोर लैंग्वेजेस को यूज करते हैं और बाइलिंगुअल में हम सिर्फ 2 को यूज जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिंगुआ फ्रैंका की, है ना। आपने इस टर्म को सुना होगा, लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका क्या है? दरअसल आपने बीएड के दौरान या किसी और कोर्स के दौरान इस शब्द को, इस फ्रेज को जो है आपने सुना होगा, माने इंग्लिश इज ए लिंगुआ फ्रैंका, हाँ, इंग्लिश एज ए लिंगुआ फ्रैंका, है ना। लिंगुआ फ्रैंका हम किसको कहते हैं? क्योंकि अगर जो वास्तव में देखा जाए तो मल्टीलिंगुअलिज्म की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं द यूज ऑफ लिंगुआ फ्रैंका से जो वो होती है। अगर जो हम सिंपली इसको समझना चाहें इस टर्म को जो है, तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज कि कोई 2 स्पीकर्स हैं, है ना, एक हिंदी का है और एक तेलुगु का है, या एक हिंदी स्पीकर है और एक तेलुगु स्पीकर है, एंड दे डू नॉट शेयर ईच अदर्स लैंग्वेज। वो एक दूसरे की भाषा को शेयर नहीं करते हैं, माने
एक दूसरे की भाषा को जानते नहीं। अब क्या करेंगे वो, कैसे जो है वो एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करेंगे, है ना, किसी तीसरी भाषा के माध्यम से। वो तीसरी भाषा कौन सी होगी, वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो सकती है, वो एक फेमस लैंग्वेज हो सकती है, वो एक बड़ी लैंग्वेज हो सकती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो सकती है, जिसके माध्यम से वो क्या करेंगे, अपना कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये जो चीज़ है उसको हम, इस लैंग्वेज को जिसके माध्यम से वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम लिंग्वा फ्रैंका जो है वो कहते हैं। और लिंग्वा फ्रैंका जो है, दैट बेसिकली यू कैन से दैट मल्टीलिंगुअलिज्म स्टार्ट्स विद द यूज ऑफ लिंग्वा फ्रैंका। इट इज डिफाइंड एज ए लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो है विच इज यूज्ड हैबिचुअली बाय पीपल हुज मदर टंग्स आर डिफरेंट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन, जिनकी मदर टंग्स जो वो अलग अलग हैं, वो आपका लिंग्वा फ्रैंका जो है वो यूज करते हैं। इट इज ए कॉन्टेक्ट लैंग्वेज, कोई भी लिंग्वा फ्रैंका लैंग्वेज जो होती है वो कॉन्टेक्ट लैंग्वेज होती है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि इट इज ए कॉन्टेक्ट लैंग्वेज। क्या है, कॉन्टेक्ट लैंग्वेज यूज्ड बाय द टू स्पीकर्स हु डू नॉट शेयर ईच अदर्स लैंग्वेज, जो एक दूसरे की भाषा को जानते नहीं है, है ना। तो मल्टीलिंगुअलिज्म जनरली स्टार्ट्स विद द यूज ऑफ ए लिंग्वा फ्रैंका। और बहुत सारी टर्म्स जो आएंगी बाय एंड बाय, जैसे जैसे ये सेशन जो है वो प्रोसीड करेगा, आप देखेंगे एक से बढ़कर एक टर्म्स जो आपके सामने आएंगी। और इन टर्म्स को लेकर के एक चीज मैं शुरुआत में ही जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूं, वो ये कि बहुत सारी टर्म्स हैं और वो ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, एंड द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड आप इनको सेपरेटली जो है वो देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो एक तरीके से एक दूसरे की जो फील्ड हैं उसको वो ओवरलैप करती हैं। उदाहरण के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे मैक्सिमल कॉम्पिटेंस एंड मिनिमल कॉम्पिटेंस की। क्लियर? सबसे पहली बात, एक मल्टीलिंगुअल कौन होता है, जो दो या दो से अधिक भाषाओं को यूज करता है। चलिए मान लेते हैं कि उसने दो भाषाएं यूज करी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, क्या उसकी दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेजेस में इक्वल प्रोफिशिएंसी है, इक्वल फ्लुएंसी है? दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेजेस में क्या उसकी इक्वल फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी है? यदि है, दोनों भाषाओं में इक्वल प्रोफिशिएंसी है, तो वो आपका मैक्सिमल कॉम्पिटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैक्सिमल कॉम्पिटेंस। देखिए, द मैक्सिमल कॉम्पिटेंस मीन्स स्पीकर्स are as competent and proficient in one language as they are in others, that is equally competent in all the languages। जो भी languages हैं उन सब में उसकी equal command है, that is called maximal competence। जहां दूसरी तरफ minimal competence क्या है, एक भाषा जो है उसके अंदर तो उसकी proficiency है, उसकी command है। एक भाषा यानी L1 जनरली उसका L1 होता है, उसकी मदर टंग होती है, उसकी मातृभाषा होती है, उस पर तो उसकी पूरी कमांड है, ठीक है। लेकिन जो L2 जो है उसके ऊपर उसकी उतनी कमांड नहीं है, वो सिर्फ उसको उतना ही यूज कर पाता है जितनी की जरूरत है। दैट इज टू से कि वो कम्युनिकेशन के लिए जितनी आवश्यकता है, कम्युनिकेशन के गोल्स जिससे अचीव हो सके, उतना वो जानता है। द मिनिमल कॉम्पिटेंस जो है आपका, वो क्या है, मीन्स दैट वन इज सक्सेसफुल इनफ इन अचीविंग द गोल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ए पर्टिकुलर डोमेन, है ना। माने वो सिर्फ अपना काम चला ले, दूसरी भाषा में कम्युनिकेशन कर ले, वो आपका मिनिमल कॉम्पिटेंस होता है। एंड द लिंग्विस्ट जो है वो इस बात पे एग्री करते हैं कि जनरली कोई भी मल्टीलिंगुअल जो है वो न तो मैक्सिमल कॉम्पिटेंस रखता है और न ही मिनिमल कॉम्पिटेंस रखता है, वो इन दोनों के बीच में रहता है ना, बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो मल्टीलिंगुअल जो है वो रहता है। तो ध्यान दें, हमने क्या क्या बातें की। सबसे पहली बात हमने की मल्टीलिंगुअल कौन, वन हु यूजेज टू और मोर लैंग्वेजेस, ठीक है। दूसरी बात जो है हमने की कि आप उसको एक पॉलीग्लोट भी कह सकते हैं। तीसरी बात हमने की कि जनरली मल्टीलिंगुअलिज्म स्टार्ट्स विद द यूज ऑफ सम लिंग्वा फ्रैंका। जैसे आपका लिंग्वा फ्रैंका जो है वो हमने यहाँ पे क्या माना था, दो लैंग्वेजेज। लिंग्वा फ्रैंका क्या है, एक कॉन्टेक्ट लैंग्वेज है, जब दो भाषाएं, दो स्पीकर्स जो हैं जिनकी मदर टंग्स अलग हों और वो किसी तीसरी भाषा का सहारा लेते हैं कॉन्टेक्ट लैंग्वेज के तौर पे, तो वो लिंग्वा फ्रैंका है। फिर हमने बात की दो टर्म, द मैक्सिमल एंड द मिनिमल कॉम्पिटेंस।
मैक्सिमल कॉम्पिटेंस दैट इज टू से दोनों भाषाओं में इक्वल कमांड है, और मिनिमल कॉम्पिटेंस का मतलब एक भाषा में तो कमांड है L1 में, दूसरी भाषा जो है उसके अंदर उसकी उतनी कमांड नहीं है। यहां तक हमने जो है वो देखा। नेक्स्ट जो है आपका इसी से जुड़ा हुआ जो आपका मैक्सिमल और मिनिमल कॉम्पिटेंस जो है उसी से जुड़ा हुआ एक चीज है सिमेट्रिक एक्विजिशन एंड एसिमेट्रिक एक्विजिशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिमेट्रिक एक्विजिशन एंड एसिमेट्रिक एक्विजिशन। सिमेट्रिक एक्विजिशन जो है वो किसको कहते हैं? सिमेट्रिक एक्विजिशन मींस दैट सेवरल लैंग्वेजेस आर इक्वली मास्टर्ड। मल्टीलिंगुअलिज्म में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो इक्वली मास्टर्ड है ना, दैट इज टू से सारी की सारी लैंग्वेजेस पर इक्वल कमांड है, वो सिमेट्रिक एक्विजिशन है। आप जानते हैं कि लैंग्वेज एक ऐसा फिनोमेनन है जिसका संबंध एक्विजिशन से है। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड। लैंग्वेज जो है हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, हमें सराउंडिंग से मिलती है, हम उसको एक्वायर करते हैं। यदि हम उसको कुछ इस तरीके से एक्वायर करें, सारी भाषाएं जो है हम इक्वली एक्वायर कर रहे हैं, इक्वली हमारी कमांड है, तो वो आपका सिमेट्रिक एक्विजिशन होता है। दूसरी तरफ एसिमेट्रिक जो एक्विजिशन जो होता है दैट वन लैंग्वेज डोमिनेट्स द अदर, माने एक भाषा के ऊपर हमारी कमांड होती है, जनरली वो L1 होती है और दूसरी पे नहीं होती है। तो आपसे मेरा प्रश्न है कि आप बताइए कि जनरली आप अपने आप को कहाँ पाते हैं एक मल्टीलिंगुअल के तौर पर? डू यू एक्वायर थिंग्स सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली? एंड द आंसर विल बी, अपने आप से पूछेंगे, एसिमेट्रिकली। जी हाँ, आप एसिमेट्रिकली जो है वो लैंग्वेजेस को एक्वायर करते हैं, यानी हर लैंग्वेज के ऊपर इक्वल कमांड होना जरूरी नहीं है। जनरली ऐसा नहीं होता है कि हम हर लैंग्वेज के ऊपर इक्वल कमांड जो है वो रखें। होप आप इस चीज़ को जो समझ चुके होंगे, याद रखेंगे कौन कौन सी टर्म हम यूज कर रहे हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म, यदि हम इसके फीचर्स की बात करें तो इट इज़ नॉट ए रेयर फिनोमिनन। ये नहीं है कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है बड़ा रेयर फिनोमिनन है, यहाँ है वहाँ नहीं है। इट इज़ एवरीवेयर, इट इज़ एवरीवेयर, है ना। ये एक कॉमन फीचर है, कॉमन फिनोमिनन है ना। और ऐसा भी नहीं है कि ये रिसेंट हो, इजंट इट, कि भाई अभी रिसेंट एज में या रिसेंट टाइम में आपको देखने को मिलता है। इट वॉज ऑलवेज देयर, हमेशा से था, एंशिएंट टाइम से था। जब कबीले रहे होंगे, जब भाषाओं की उत्पत्ति रही होगी, हुई होगी, तब से ये था, है ना। माने ये रिसेंट भी है और ये प्रिवेलेंट भी है ना। और कारण ट्रेड हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इन ग्लोबल सिनेरियो, है ना। जैसे जैसे आप देखेंगे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज जो है वो बनता जा रहा है। हम सब लोग जो हैं वो आज इस सोशल वेबसाइट्स के ज़माने में जो है कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आपस में जो है वो बातचीत जो है वो करता है, कर सकता है। फेसबुक के माध्यम से, दूसरे जो आपके सोशल ट्विटर है, इनके माध्यम से जो वो कॉन्टैक्ट जो मेरे जो वो रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ एवरीवेयर, हर जगह पर जो है आप इसको देख सकते हैं। और ये तो एक कॉमन सी बात है कि इट इज़ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रैक्टिस। इट इज़ कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस प्रैक्टिस, दैट इज टू से ये कॉन्शियस भी है, अनकॉन्शियस भी है ना। समटाइम्स आपको ट्रेड करना है, व्यापार करना है, आप चाइना में गए तो वहाँ पर आपने देखा कि चाइनीज़ की ज़रूरत है आपको, तो कॉन्शियसली आप इंडिया से जो है वो सीख करके गए कुछ चीज़ें चाइनीज़ लैंग्वेजेस को लेकर के, ताकि आप अपना मिनिमल कॉम्पिटेंस जो है वो एक्वायर कर सकें। मिनिमल कॉम्पिटेंस याद है ना आपको, एक्वायर कर सकें आप उसको, है ना। तो ये आपने देखना है। आगे कुछ एक टर्म्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज ये कि हमने यहाँ पे ये लिखा है कि बाइलिंगुअल जो है इज द प्रैक्टिस ऑफ, बाइलिंगुअलिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ अल्टरनेटिवली यूजिंग टू लैंग्वेजेज और टू कोड्स। जब हम दो भाषाएं यूज करते हैं तो बाइलिंगुअलिज्म को बताता है ये, या ऐसा स्पीकर दो लैंग्वेजेज को यूज करता है वो बाइलिंगुअल कहलाता है। मल्टीलिंगुअल जो है, बाइलिंगुअल जो है इज ए मल्टीलिंगुअल, बाइलिंगुअल जो है वो मल्टीलिंगुअल ही है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर दिस, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि हम बाइलिंगुअलिज्म जो है उसको लेकर के स्टडी कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसको लेकर के स्टडी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस मुद्दा ये है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नो कंफ्यूजन शुड बी हियर। ये टर्म्स जो आप देखने जा रहे हैं ये इतना आपस में ओवरलैप करती हैं तो इनको देख करके घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे अर्ली बाइलिंगुअलिज्म एंड लेट बाइलिंगुअलिज्म,
इसकी बात करें, अर्ली बायलिंगुअल्स और लेट बायलिंगुअल्स जो उनकी बात करें कि अर्ली बायलिंगुअलिज्म इज डिफाइंड एज द एक्विजिशन ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज इन द प्री एडोलसेंट फेज, प्री एडोलसेंट एज, है ना। ये आप प्री एडोलसेंस माने 8 ईयर्स या 8 ईयर्स से पहले आपने यदि 2 भाषाएं सीख ली तो आप एक अर्ली बायलिंगुअल हैं। और अगर ये 8 साल के बाद में आपने 2 भाषाएं सीखी, 8 साल से पहले एक L1 सीख लिया और 8 साल के बाद आपने L2 सीखा, दूसरी भाषा सीखी, तो आप एक लेट बायलिंगुअल हैं। दैट इज टू से लेट बायलिंगुअलिज्म हैज बीन डिफाइंड एज द एक्विजिशन ऑफ वन लैंग्वेज बिफोर एंड द अदर लैंग्वेज आफ्टर द एज ऑफ 8 ईयर्स, है ना। आप बताएंगे ना, जैसे आप हिंदी मदर टंग है आपकी, तो L1 तो आपकी 8 साल से पहले हो जाएगी और L2 8 साल के बाद हो जाएगी। दोबारा सुन लीजिए, अर्ली बायलिंगुअलिज्म किसको कहते हैं? अर्ली बायलिंगुअलिज्म से हमारा मतलब है कि आपने 8 ईयर्स से पहले क्या किया, 8 ईयर्स से पहले आपने जो है दोनों भाषाएं सीख ली, L1 L2 सेम इन्वायरमेंट में। और लेट में क्या किया, लेट में आपने एक भाषा हिंदी, वो तो बचपन से सीखने लग गए थे आप, जब से आपके कॉन्शियस पैटर्न्स जो हैं वो डेवलप होने शुरू हुए थे, जब से लैंग्वेज की समझ आने लगी थी, तो आपने L1 को सीख लिया, हिंदी को सीख लिया क्योंकि आपकी घर की भाषा थी। और 8 साल के बाद आपने फॉर्मल एजुकेशन के जरिए किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखना शुरू किया, प्री एडोलसेंट एज, दैट इज टू से 8 ईयर्स और बिफोर जो है, जिसकी हम बात करेंगे। उसके बाद कुछ और टर्म्स जो देखेंगे, खास करके अर्ली बायलिंगुअल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, बड़ा इजी है। अर्ली बायलिंगुअल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला जो है आपका सिमुल्टेनियस अर्ली बायलिंगुअलिज्म और दूसरा जो है सक्सेसिव और सीक्वेंशियल अर्ली बायलिंगुअलिज्म। दोबारा सुन लीजिए, पहले क्या किया था, अर्ली और लेट। अर्ली 8 ईयर्स से पहले दोनों भाषाएं, लेट एक 8 साल से पहले, एक 8 साल के बाद। अब अर्ली बायलिंगुअलिज्म जो है वो 2 तरह का है। पहला आपका जो है, सबसे पहला क्या है, सिमुल्टेनियस अर्ली बायलिंगुअलिज्म। इसमें क्या होता है कि इट अकर्स इन सिचुएशंस व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स 2 लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम फ्रॉम बर्थ, माने बचपन से ही जो है वो दोनों भाषाएं जो वो सीख रहा है उसी इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो वो आपका अर्ली बायलिंगुअलिज्म है। और सक्सेसिव और सीक्वेंशियल जो है अर्ली बायलिंगुअलिज्म अकर्स इन सिचुएशंस व्हेन ए चाइल्ड हु हैज ऑलरेडी partially acquired L1 and then learns L2 सेकेंड लैंग्वेज अर्ली इन चाइल्डहुड, है ना। एक में क्या है आपका, दोनों भाषाएं एक साथ चल रही हैं अर्ली बायलिंगुअलिज्म में, और एक में एक पहले और एक बाद में, दो वो सक्सेसिव है और ये सिमुल्टेनियस है। अर्ली बायलिंगुअलिज्म को भी आपको 2 भागों में जो है वो बांटना है, और आप देख सकते हैं वन इज सिमुल्टेनियस एंड द अदर इज सक्सेसिव। आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं, स्लाइड आपके सामने, आप चाहें तो इसको नोट कर लें। आगे बढ़ने से पहले आप अर्ली बायलिंगुअलिज्म के दोनों टाइप जो है उसको देख लीजिए। बैलेंस्ड बायलिंगुअल्स जो है या बैलेंस्ड बायलिंगुअलिज्म जो है वो क्या होता है, द टर्म बैलेंस्ड बायलिंगुअल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लैम्बर्ट, हेवेल्का एंड गार्डनर टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स हु आर फुली कॉम्पिटेंट इन बोथ द लैंग्वेजेस। ये बैलेंस्ड बायलिंगुअलिज्म, ध्यान दें, मैंने पहले भी कहा था कि सारी की सारी टर्म्स जो है वो ओवरलैप करती है। वहाँ पर आप मैक्सिमल कॉम्पिटेंस को पढ़ करके आए थे और यहाँ पर आप बैलेंस्ड बायलिंगुअलिज्म जो उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि बैलेंस्ड बायलिंगुअल्स वो होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो दोनों लैंग्वेजेस जो हैं उसमें फुली कॉम्पिटेंट होते हैं। याद रखेंगे बैलेंस्ड बायलिंगुअल जो है ना, इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका रिसेप्टिव बायलिंगुअल, है ना। रिसेप्टिव बायलिंगुअल्स आर दोज हु हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सेकंड लैंग्वेज बट डू नॉट स्पीक इट। रिसेप्टिव बायलिंगुअल्स मे बी रैपिडली अचीव ओरल फ्लुएंसी व्हेन प्लेस्ड इन सिचुएशंस वेयर दे आर रिक्वायर्ड टू स्पीक द लैंग्वेज। दैट इज टू से, आप अपने आप को लीजिए ना इसके अंदर, रिसेप्टिव बायलिंगुअल में आप अपने आप को लीजिए। कैसे, आप भी इंग्लिश जो है उसको इसी तरीके से यूज करते हैं ना कि रिसेप्टिव बायलिंगुअल्स आर दोज हु हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ए सेकेंड लैंग्वेज, भाषा को समझते हैं बट डू नॉट स्पीक इट, बोलते नहीं हैं, लेकिन इफ दे आर गिवन द सिचुएशन दे कैन स्पीक इट। जब वो उस माहौल में चले जाते हैं जहाँ ज़रूरत होती है तो उसको सीख लेते हैं।
जरूरत नहीं है तो नहीं सीखते हैं, जरूरत नहीं है तो नहीं सीखते हैं, जरूरत है तो सीख लेते हैं, वो रिसेप्टिव बाइलिंगुअल होते हैं, है ना। आप देख सकते हैं, आप खुद को भी इस श्रेणी में जो रख सकते हैं, रिसेप्टिव बाइलिंगुअल। इससे पहले वाला कौन सा था, बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड कौन सा होता है, दोनों में इक्वल कमांड। रिसेप्टिव में क्या होता है, जानता है भैया लैंग्वेज को, दूसरी लैंग्वेज जो उसको जानता है, समझता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ जो है वो आपका क्या करता है, वो जब तक उसको जरूरत नहीं पड़ती है तब तक उसको नहीं यूज करता है, समझता है, लेकिन यूज करने की जब बात आती है, बोलने की जब बात आती है, तो सिचुएशन और माहौल के हिसाब से उसको यूज करता है ना। डोमिनेंट बाइलिंगुअल, नाम से स्पष्ट है कि एक भाषा डोमिनेंट होगी। कैसे, द टर्म डोमिनेट बाइलिंगुअल रेफर्स टू बाइलिंगुअल्स हु आर डोमिनेंट इन वन लैंग्वेज, है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कसिंग डोमिनेंट बाइलिंगुअल्स, रिसर्चर्स विल ऑफन रेफर टू their less dominant language as their subordinate language. क्लियर, माने एक भाषा डोमिनेंट है, दूसरी लेस डोमिनेंट, और जो लेस डोमिनेंट है उसको हमने ये नाम दे दिया सबऑर्डिनेट लैंग्वेज। जो लेस डोमिनेंट है उसको हमने नाम दे दिया सबऑर्डिनेट लैंग्वेज, है ना। याद रखिए कहाँ से शुरू किया था, बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स, फिर उसके बाद में जो है आपका रिसेप्टिव, और उसके बाद में जो है आपका डोमिनेंट, और डोमिनेंट के बाद में क्या है, सेमीलिंगुअल्स और लिमिटेड बाइलिंगुअल्स। सेमीलिंगुअल्स और लिमिटेड बाइलिंगुअल्स जो है बढ़िया एग्जांपल है भाई। सेमीलिंगुअल्स आर दोज हु हैव लिमिटेड लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन बोथ द लैंग्वेजेस, दोनों लैंग्वेजेस का कबाड़ा कर दिया भाई। कॉन्वेंट स्कूल्स जो हैं आजकल आप देखेंगे वहाँ पर बच्चे जाते हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो उनका हिंदी लैंग्वेज जो है वो उससे भी हाथ धो बैठ, या उनकी कमांड न तो हिंदी में बन पाती है न इंग्लिश में बन पाती है ना। उनको 89 79 इनमें फ़र्क नहीं मालूम होता है, व्हाट इज़ 98 89 9 है ना 79, उनको वो बता नहीं पाते। दैट इज़ टू से सेमी लिंगुअल्स और लिमिटेड बाइलिंगुअल्स जो है दोनों एक ही बात है। कौन है वो, जिनकी दोनों भाषाओं में कमांड जो है वो नहीं है, दोनों भाषाओं में प्रोफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है। क्या है, लिमिटेड लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है उनकी दोनों लैंग्वेजेस में, है ना। याद रखिए ना, क्या किससे शुरू किया हमने, बैलेंस्ड, फिर रिसेप्टिव, फिर डोमिनेंट, और अब सेमी बाइलिंगुअलिज्म। रिसेसिव बाइलिंगुअल्स जो है वो क्या है, द टर्म रेफर्स टू बाइलिंगुअल्स हु आर ग्रेजुअली लूजिंग कॉम्पिटेंस इन वन लैंग्वेज यूजुअली बिकॉज ऑफ डिसयूज। नाम से स्पष्ट है रिसेसिव, डिसयूज के कारण एक भाषा जो है उसको खो दे। मल्टीलिंगुअलिज्म में, बायलिंगुअलिज्म में यदि आप दो भाषाएं जो हैं वो सीख रहे हैं और यदि दूसरी भाषा को सीखने के चक्कर में आपने पहली भाषा को खो दिया, गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात। यदि आपने दूसरी भाषा को सीखने के चक्कर में पहली भाषा को खो दिया तो उसको आप रिसेसिव बायलिंगुअलिज्म जो है वो कहते हैं। ऐसे लोग रिसेसिव बायलिंगुअल्स जो है वो होते हैं। बड़ी अच्छी टर्म है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये टर्म्स जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा ओवरलैप करती हैं। एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट ऑल दीज टर्म्स इज दैट जस्ट सेपरेटली लर्न देम सेपरेटली, लर्न देम सेपरेटली, अलग अलग इनको याद करना है, अलग अलग इनको जो वो देखना है। एडिक्टिव बाइलिंगुअल्स एंड सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअल्स, क्या है ये एडिक्टिव और सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअल्स क्या है? Bilinguals who can improve their L2 without losing their L1 proficiency are called additive bilinguals। माने L2 को क्या किया, विदाउट लूजिंग L1 गेन किया, एक्वायर किया। L2 इज एक्वायर्ड विदाउट लूजिंग L1। इंग्लिश सीख ली लेकिन हिंदी को नहीं खोने दिया, हिंदी अपने साथ रही, हिंदी को साथ ही रखना भाई, हिंदी अपने साथ रही और इंग्लिश भी सीख ली तो वो एडिटिव होते हैं। लेकिन यदि आपने L1 जो है उसको खो दिया, है ना, तो आप सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअल्स कहलाएंगे। थोड़ी देर पहले आप रिसेसिव बाइलिंगुअलिज्म जो है उसको भी देख के आए हैं, और रिसेसिव में आपने बोला था ना कि जिसमें रिसेशन हो जाता है एक लैंग्वेज का, तो वो आपका यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि रिसेसिव इज इक्वल टू सब्सट्रैक्टिव, है ना। तो ये कह सकते हैं दोनों टर्म्स जो उनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एडिटिव एंड सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअल्स जो हैं। उसके बाद folk bilingual and elite bilinguals। folk bilinguals are often language minority community, language minority community जो होती हैं, है ना,
whose own language does not have high status in the predominant language society in which they dwell. माने किसी सोसाइटी में, प्रीडोमिनेंट सोसाइटी जो है उसके अंदर उनकी खुद की भाषा जो है उनकी इतनी ज़्यादा प्रेस्टीज नहीं होती है, और फिर वो उस एलीट क्लास की लैंग्वेज जो है उसको सीखने के लिए निकलते हैं, तो वो फोक बायलिंगुअल कहलाते हैं। दूसरी तरफ एलीट बायलिंगुअल्स जो है वो होते हैं, एलीट बायलिंगुअल्स आर दोज हु स्पीक ए डोमिनेंट लैंग्वेज in a given society and also those who can speak another language which provides them additional value and benefit within the society, है ना। वो elite जो है बायलिंगुअल्स जो कहलाते हैं। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लें कि फोक बायलिंगुअल और एलीट बायलिंगुअल क्या होते हैं, है ना। जिनकी जो माइनर कम्युनिटी से हैं, लैंग्वेज उनकी खुद की जो है वो लो है, और उसके बाद में जो है वो निकलते हैं सीखने के लिए किसको, एलीट क्लास की लैंग्वेज को, तो वो फोक बायलिंगुअल्स हैं। और एलीट जो वो हैं जो एक तरीके से जो है खुद डोमिनेंट लैंग्वेज जो रखे हुए हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको जो है वो यहाँ पर देखनी है, ध्यान से जो आप देखेंगे एलीट एंड फोक बायलिंगुअल्स। अब हमारी बात आती है कोऑर्डिनेट बायलिंगुअल्स, और उसके बाद कंपाउंड बायलिंगुअल्स, और उसके बाद सबऑर्डिनेट बायलिंगुअल्स। कोऑर्डिनेट बायलिंगुअल्स कौन से होते हैं? ऑल्सो नोन इन सम क्वार्टर्स एज सब्सट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म। इन दिस टाइप द इंडिविजुअल लर्न्स द लैंग्वेजेस सेपरेटली इन सेपरेट इन्वायरमेंट्स, ठीक है, इन सेपरेट इन्वायरमेंट्स एंड मेंटेन्स दिस सेपरेशन आफ्टर मास्टरिंग बोथ, ठीक है। हिंदी सीख लिया, इंग्लिश सीख लिया, दोनों सेपरेट जो है आपके हैं, और दोनों की बाउंड्रीज आपको मालूम है। यू नो वेल दैट हाउ टू यूज देम एंड व्हेन टू यूज देम, यू नो द बाउंड्रीज। सिमेंटिक सिस्टम जो होता है दोनों का अलग अलग रहता है। आपके ब्रेन्स में, आपके ब्रेन के अंदर जो लैंग्वेज पैटर्न्स जो हैं वो आपस में जो है वो कोलैप्स नहीं करते हैं, वो आपस में मर्ज नहीं होते हैं, वो आपका कोऑर्डिनेट बायलिंगुअल्स जो होते हैं। For example, a student who speaks one language at home, acquired via his parents and the home environment, and then learns a second language at school. He only speaks the second language at school in his classroom environment, and the languages remain separate in the mind. स्कूल गए तो वहाँ पर इंग्लिश बोला, सब कुछ किया, घर पे आए तो अपना हिंदी बोला, माँ बाप के साथ में जो इन्वायरमेंट की है। That is to say the boundaries are clear. He knows well that when to use, where to use, है ना। उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बायलिंगुअलिज्म कहते हैं। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड बायलिंगुअलिज्म में, इन कंपाउंड बायलिंगुअलिज्म देयर इज नो सच डिवाइडिंग लाइन, ऐसी कोई डिवाइडिंग लाइन जो है वो नहीं होती है। द इंडिविजुअल लर्न्स द लैंग्वेजेस इन द सेम एनवायरनमेंट एंड कंटेक्स्ट एंड दे आर ऑफन यूज्ड concurrently or even interchangeably, sometimes known as एडिटिव बायलिंगुअल। आपने थोड़ी देर पहले एडिटिव बायलिंगुअलिज्म जो है वो पढ़ा था। एडिटिव एंड सब्सट्रैक्टिव दो टर्म्स थी, वो पढ़ी थी आपने। एडिटिव जहाँ पे वो L1 को नहीं खोता है, सब्सट्रैक्टिव जहाँ पे वो L1 को खो देता है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी व्हेन ए चाइल्ड इज रेज्ड बाय बायलिंगुअल पेरेंट्स एंड बोथ लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन द होम। इन द इंडिविजुअल्स माइंड द लैंग्वेजेस आर नॉट सेपरेट एंड कैन बी स्विच्ड बिटवीन एट विल। सीधा सीधा मतलब ये है, कंपाउंड में जो बाउंड्रीज हैं वो आपकी क्या होती हैं? मर्ज हो जाती है। सिमेंटिक सिस्टम जो है आपका वो मर्ज हो जाता है, क्लियर। और कोऑर्डिनेट में दोनों अलग अलग रहती हैं, तो उसको पता रहता है कि मुझे कब कहाँ कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज करनी है। ये डायग्राम अगर जो आप देखें, है ना, कंपाउंड और कोऑर्डिनेट, आपसे ये प्रश्न अभी पढ़ के आए हो आप, कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेट भी क्या है। आप ध्यान से देखेंगे भाई, सिमेंटिक सिस्टम जैसे इंग्लिश और पर्शियन दो भाषाएं, एक पारसी भाषा एक अंग्रेजी भाषा है, दो लैंग्वेजेस हैं, दोनों के सिमेंटिक सिस्टम अलग अलग हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर है, एक इधर है और एक इधर है, दोनों बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर है दोनों की, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका कोऑर्डिनेट, व्हाट इट इज? कोऑर्डिनेट, है ना, क्योंकि बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर है। दूसरी तरफ यदि इसको देखें आप, इंग्लिश और पार्शियन सिमेंटिक सिस्टम जो है वो आपका एक ही है, दो नहीं है, बाउंड्रीज मर्ज हो गई। तो ये आपका कंपाउंड और कोऑर्डिनेट में से क्या होगा? ऑब्वियस कंपाउंड, ये कंपाउंड होगा, क्योंकि बाउंड्रीज क्या हो गई है? मर्ज हो गई, बाउंड्रीज मर्ज हो गई हैं यहाँ पर कंपाउंड के अंदर जो है वो। उसके बाद हम देखते हैं, बात करते हैं, ये क्या है? सबऑर्डिनेट बायलिंगुअल्स। कि सबऑर्डिनेट फर्दरमोर
in subordinate bilinguals, linguistic codes of bilinguals second language L2 are assumed to be understood and interpreted through their first language, that is to say L1. यानी L1 जो है उसके जरिए आप L2 को सीखते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट बाइलिंगुअल्स। तीन चीजें थी, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कंपाउंड और तीसरा सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, बाउंड्रीज आर क्लियर, डेफिनेट, यूज, you use and you know the boundaries, clear. And then compound, boundaries are merged, and then the third one is subordinate bilingual. Subordinate bilinguals जो हैं उसमें और कोऑर्डिनेट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ ये कि सबऑर्डिनेट में आप क्या करते हैं, आप L2 को L1 के जरिए सीखते हैं। माने यदि किसी को पानी, L1 मदर टंग है आपकी, पानी पता है तो ही वो वाटर को सीखेगा, अदरवाइज वो नहीं सीखेगा, है ना। मैं आपको तीन किरदार देता हूँ, मेरा सेशन खत्म हो चुका है, मैंने आपको मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में सारी जानकारी दे दी है। मैं आपको तीन किरदार देता हूँ, एक आप हैं, एक मैं हूँ, और एक आजकल के जो बच्चे होते हैं वो हैं। एक आप, है ना, एक मैं, और एक आजकल के जो बच्चे होते हैं जो कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। होता क्या है, देखिए मैं यहाँ पर जो है आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, और थोड़ी देर बाद मैं स्टूडियो से बाहर जाऊंगा, कमरे से बाहर जाऊंगा, है ना, घर पे जाऊंगा, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ हिंदी में बात करूंगा। यहाँ भी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, नो डाउट। यदि मैं यहाँ पे, इफ़ आई एम स्पीकिंग हेयर इन इंग्लिश विद यू, अगर जो आपके साथ बोल रहा हूँ और बाहर जाते ही मैंने हिंदी शुरू कर दिया, आई नो वेल वेयर द बाउंड्रीज आर, है ना, दैट इज टू से कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअल। आपका किरदार क्या है, आपका सबऑर्डिनेट का किरदार है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आप L1 के जरिए L2 को जो है वो सीख रहे हैं। और एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है, या कह लीजिए 8, 10, 12, 15 साल का कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा जो है, जब वो अपने दादा के साथ में, अपने ग्रैंडफादर के साथ में इंग्लिश में बात करने लगता है, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करने लगता है, परहैप्स ही डज नॉट नो द बाउंड्री, उसको शायद बाउंड्रीज जो है वो मालूम नहीं है कि मुझे किसके साथ बात करना है, किसके साथ नहीं करना। उसके ब्रेन के अंदर जो पैटर्न्स जो हैं वो मर्ज हो गए, हिंदी और इंग्लिश के पैटर्न्स कुछ इस तरीके से मर्ज हो गए हैं कि वो अपनी बाउंड्रीज जो हैं उनको पहचान नहीं पा रहा है, उसका सिमेंटिक सिस्टम जो है वो एक बन गया है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड, है ना। याद रखिए, कोऑर्डिनेट में बाउंड्रीज अलग होती हैं और कंपाउंड में बाउंड्रीज मर्ज हो जाती हैं। और सबऑर्डिनेट्स का सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास L1 के जरिए आप L2 को जो है वो सीखते हैं। तो जल्दी से हम इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं, इस पूरे के पूरे टॉपिक को जो है, और देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं आज इसके अंदर जो है वो पढ़ी। सबसे पहले हमने ये देखा कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो आपका क्या है, यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेजेस। फिर हमने मैक्सिमल और मिनिमल कॉम्पिटेंस की बात की थी। मैक्सिमल में ये होता है कि आपकी दोनों लैंग्वेजेस में इक्वल कमांड होती है, और मिनिमल में जो है वो एक लैंग्वेज में आपको काम चलाना आता है आपका, है ना। ये बात की हमने। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एक्विजिशन की मैंने आपसे को बताया था कि यदि सारी लैंग्वेजेस पर इक्वली कमांड हो तो वो सिमेट्रिक एक्विजिशन है, आप सारी लैंग्वेजेस को इक्वली जो है वो एक्वायर कर रहे हैं तो वो सिमेट्रिक है। और अगर जी आप सारी लैंग्वेजेस जो हैं उनको एक लैंग्वेज आपकी डोमिनेट है, दूसरी डोमिनेट नहीं, तो वो एसिमेट्रिक है। और इसी तरीके से हमने जो है इसके फीचर्स देखे थे, है ना, और ख़ास करके ये टाइप्स, अर्ली लेट बायलिंगुअलिज्म, अर्ली बायलिंगुअलिज्म के टाइप, बैलेंस्ड बायलिंगुअलिज्म क्या है, रिसेप्टिव क्या है ना, डोमिनेंट बायलिंगुअल्स क्या है, सेमीलिंगुअल्स और लिमिटेड बायलिंगुअल्स क्या है, रिसेसिव बायलिंगुअल्स क्या है ना, एडिटिव बायलिंगुअल्स एंड सब्सट्रैक्टिव बायलिंगुअल्स क्या है ना, फोक बायलिंगुअल्स और एलीट बायलिंगुअल्स, है ना, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट, कंपाउंड एंड सबऑर्डिनेट बायलिंगुअल्स जो उसके बारे में देखा। अगर जी आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की मटेरियल की आवश्यकता हो, या PDF या इस तरह का कोई क्विज आपको देखना हो, तो आप ghelp01, है ना, @ghelp01 टेलीग्राम को सर्च करिए और उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड PDF भी मिलेगी और क्विज भी जो है वो मिलेगा। आप जो है इसको अच्छे तरीके से वहाँ से कर सकते हैं। होप सो मेरा ये सेशन जो है आपके लिए कुछ फ़ायदा कर पाए। रीट एग्ज़ाम में कोई 1-2 क्वेश्चन आपको दे पाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से आप जो हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए नया नया मटेरियल जो वो लाते रहेंगे। धन्यवाद।